नमस्कार आप सभी को हमारे यूट्यूब। अभी तक हम लोगों ने संवैधानिक विकास पढ़ लिया है। संविधान का हमारे विकास का क्या योगदान रहा है। साथ में विचारधाराएं पढ़ी भारतीय संविधान के स्वरूप। ये सब कहीं ना कहीं सारी क्लासों में नहीं पढ़ाया जाता या हिस्ट्री के पार्ट लोग मान। बहुत सारी शब्दावलियाँ भी हमने आपको पढ़ाई हैं। और निरपेक्षता, समाजवाद, संप्रभुता कहीं ना कहीं प्रस्तावना में आएगा, इसलिए इसको पहले ही पढ़ा दिया गया। संप्रभुता, पद निरपेक्ष बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। बाकी और कुछ शब्दावलियाँ जो है शॉर्ट में पढ़ाई है, फिर से उनका रिपीटेशन फिर से यहाँ पे थोड़ा बहुत चर्चा के लिए आपने पिछली क्लासें सारी की हो। क्लासें क्यों क्लास ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से आप। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा प्रस्तावना क्या होती है। प्रस्तावना एक तरह से समझा जाए कि भूमिका। किसी जैसे आप क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसमें भूमिका बनाते हैं। भूमिका क्या होती है? तो आप क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखने वाले हैं तो आप पहले बता देते हैं कि ये भूमिका के माध्यम से यही लिखना चाहते हैं। इसी प्रकार संविधान जब लिखना होगा तो उसको संविधान लिखने से एक प्रस्तावना बनाई कि हमको पूरे संविधान में क्या क्या लिखना है, किस तरह की बात है। देखा जाए तो प्रस्तावना आदर्श होती या उद्देश्य होती किसी संविधान का। प्रस्तावना देखिए, सबसे पहले जो ये विचारधारा आई प्रस्तावना, ये आपकी आई हुई है अमेरिका में। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना भारत के संविधान में ली गई। प्रस्तावना का विचार जो आया है वो अमेरिका में आया है। वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट में प्रस्तावना की शुरुआत हुई थी। अमेरिका में क्रांति होती है 1783 में। तिरासी क्रांति होती। क्रांति के परिणाम स्वरूप फिलाडेल्फिया में सम्मेलन होता है 1787 में। इसकी चर्चा हम पहले भी आपके साथ कर। फिलाडेल्फिया में सम्मेलन होता है। सम्मेलन में प्रस्तावना जैसे शब्द या भूमिका बताया ना। प्रस्तावना, प्रस्तावना का आप शब्द समझिए, शब्द का अर्थ ही अगर आप समझ आधी चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। प्रस्तावना या उसको कह दिया जाए कि उद्देश्य भी कह सकते हैं हम। उद्देश्य क्या है हमारा, या भूमिका। भूमिका भी इसे प्रस्तावना। आप सिर्फ शब्द से अगर इसको अलग अलग शब्दों से समझा जाए, इसको इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं, इंट्रोडक्शन भी आप कह सकते हैं। इंट्रोडक्शन भी इसको, प्रस्तावना को तो यहाँ से इंट्रोडक्शन से भी आप समझ सकते हैं। 1787 में फिलाडेल्फिया जो सम्मेलन हुआ, वहां पहली बार प्रस्तावना जैसे शब्द का उल्लेख किया गया। वहीं से पूरे विश्व में प्रस्तावना जैसी विचारधारा आई कि प्रस्तावना होनी चाहिए। किसी भी संविधान को लिखने से पहले उसकी प्रस्तावना होनी चाहिए, कि उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। प्रस्तावना है क्या? आदर्श है, हमारे आइडियोलॉजी है, विचारधारा है एक, कि हमें किस विचारधारा के हिसाब से अपने संविधान का निर्माण करना है। प्रस्तावना का विकास क्रम आपने देखा। ये सब चीज थोड़ा कहानी के तौर पे आपको बताएगी, कि आपके एग्जाम में कहीं पे पूछा नहीं जाएगा, बस कहानी आपको। इसी आधार पर जब हमारे यहाँ संविधान निर्माण होना शुरू हुआ, कब हुआ था? विधानसभा गठन हुआ, विधान अधिवेशन आया था आपको 9 दिसंबर। अधिवेशन विधानसभा बैठती है, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। 11 दिसंबर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है। कब? 13 दिसंबर 1946। यहाँ पे क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य के द्वारा, नेहरू द्वारा विधानसभा के समक्ष रखा जाता है। के बाद अगर हम देखें तो 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है, वो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार किया जाता है, इस उद्देश्य प्रस्ताव को। और प्रस्तावना जैसे सब उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल के प्रस्तावना की नींव। प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव बताइए। नेहरू द्वारा प्रस्तुत वही जाके 22 जनवरी 1947 संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, फिर वो जाएगा अपना
प्रस्तावना के बाद हम जब प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो इसी समझ में आता है कि इस प्रस्तावना को कब हमने स्वीकार किया है, कब स्वीकार नहीं किया। प्रस्तावना पढ़ने से पहले एक बार देखा जाए प्रस्तावना को लिखा किन किन शब्दों का प्रस्तावना में प्रयोग। जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अभी हम पूरी तरीके से इसको पढ़ा समझा नहीं रहे हैं आपको, जनरल सा इंट्रोडक्शन आपको दिया इसी तरीके से आपकी शुरू। भारत का संविधान या उद्देशिका या प्रस्तावना, देखिए उद्देशिका भी यहाँ लिखा गया है, प्रस्तावना भी कहते हैं। हम भारत के लोग, क्योंकि हिंदी मीडियम क्लास तो हम हिंदी में, इंग्लिश भी आपको दी गई है, हिंदी भी दी गई, हिंदी वाला समझते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये क्रम आपको याद रखना है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कभी कभी क्रम को अरेंज करने के लिए भी एग्जाम में क्वेश्चन किस क्रम में ये लिखा गया है। सबको, जितने लोग हमसे क्लास करें, सबको प्रस्तावना रटी होनी चाहिए, अच्छे से लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए। हमारे प्रस्तावना में आप देखेंगे, अभी क्लास में समझा जाएगा, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दो शब्द हमारे प्रस्तावना में नहीं थे। ये 42वां संविधान संशोधन को हमारे प्रस्तावना में इंट्रोड्यूस किया गया, साथ में 42वां संविधान संशोधन द्वारा ही अखंडता जैसे शब्द को भी जोड़ा गया है। ये पहले से 3 शब्द हमारे प्रस्तावना में नहीं थे, इनको बाद में हमारे संविधान में या हमारी प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। तो देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, जैसे लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब ये था, जब संविधान लागू हुआ था उस समय लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लेकिन बाद में जो संशोधन हुआ उसके बाद क्या कहेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने था, उसके समस्त नागरिकों, जो लोग हमारे भारत के नागरिक हैं, समस्त नागरिकों को क्या सुनिश्चित हो, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कैसा न्याय होना चाहिए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता होनी चाहिए, कैसी स्वतंत्रता, विचार अव्यक्त विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा जितने भी लोग इस देश के हैं उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, अगर इसको हिंदी कैलेंडर के हिसाब से या विक्रमी कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए, मिति मार्ग से शुक्ल पक्ष था, सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। में जो ये प्रॉपर लिखा गया इससे आता है, को एतद द्वारा इस संविधान को अंकित अधिनियमित और आत्मसात करते हैं। ये तो हमने आपको पढ़ के बता दिया, पूरा एकदम कथा की तरह बांट दिया, जो तो अलग अलग से एक एक को अभी किया जाएगा, क्या कैसे क्रम में है, थोड़ा आप इसको रटिएगा भी, और समझने के बाद उतना रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी जब सारी क्लासें पूरी। ये आपकी प्रस्तावना में ये सब बातें लिखी गई हैं। प्रस्तावना क्या है, जैसे हमने बताया कि उद्देश्य क्या होती है, उद्देश्य प्रस्ताव जब पास किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उसके बाद इसको हमने तैयार किया है। जो देखिए आप लिखा है 13 दिसंबर 1940 क्या था, वही बाद में प्रस्तावना का आधार बना। बाकी ये सब चीज़ें हम एक ही चीज़ समझेंगे क्लास में। आज की क्लास शुरू करते हैं सबसे पहले प्रस्तावना से ही, जो जो इसमें लिखा गया है उसको एक करके समझ, प्रस्तावना क्या कहना चाहती है। उसके बाद इसमें हम देखेंगे वाद कौन कौन से थे, वाद रहे हैं प्रस्तावना संबंधित। बेरुबारी केस देखा जाएगा, केस भारतीयवाद देखा जाएगा, उसके बाद मिनर्वा मिल्स भी इससे थोड़ा बहुत संबंधित है, सार्वभौमवाद भी। 4 वाद जो प्रमुख रहे इनको समझा जाएगा कि प्रस्तावना से जुड़े प्रमुख वाद हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से विद्वानों का क्या क्या मत है प्रस्तावना को लेकर, क्या कहते हैं। संशोधन हमने बताया, संशोधन क्यों हुआ, क्या इससे पहले हमारे देश में समाजवाद या पंथ निरपेक्षता नहीं थी, ये सब बातें हम यहाँ। इतिहास के क्रम में अगर समझा जाए तो हमने बताया आपको कि उद्देश्य प्रस्ताव से आया, प्रस्ताव के बाद कैसे प्रस्तावना बना, 22 जनवरी को हमने स्वीकार कर लिया, तो वो जो है प्रस्तावना बनी। प्रस्तावना क्या होता है, आदर्श होती है, ज्ञान का आदर्श होती, आइडियोलॉजी विचारधारा होती। इसके आधार पर हम कहीं ये नहीं कि हमारे प्रस्तावना का हनन हो रहा है, हम चले गए जो है प्रस्तावना के हनन में, कहीं ना कहीं ये विचारधारा है कि हम मान लीजिए, चलिए एक कहानी समझते हैं
एक सभा बुलाई गई गांव। तो सभा से कहा गया कि हमारे समाज के लिए आप नियम कानून बनाए। ये नियम कानून सभा बना देगी, कैसा भी नियम कानून बना देगी। लेकिन वो नियम कानून संग्रह क्या बन गया, संविधान बन गया। परंतु इस सभा ने पहले तय किया कि हमारे नियम कानून कैसे लोक कल्याणकारी होनी चाहिए। हमारे जो गांव की व्यवस्था चलेगी, हमारा जो गांव चलेगा वो लोकतांत्रिक गांव होना चाहिए। वहां पे समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद होना चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए हमारे गांव। हमारे गांव के जितने नागरिक हैं सबके पास समानता होनी चाहिए, ऐसा पहले हमने कह दिया। इसी के अकॉर्डिंग फिर जाके हमने नियम कानून बनाए। ये पहले स्वीकार कर लिया हमारा जो नियम कानून बनेगा वो नागरिकों को स्वतंत्रता सुनिश्चित करे, हमारे देश कैसा होना चाहिए, ये कैसा हो, हमारा गांव कैसा हो, के आधार पर प्रस्तावना पहले ही बता दी गई। हमारा उद्देश्य तय कर दिया गया कि हमारा ये उद्देश्य इस आज संविधान सभा के बुलाए जाने का, और जो भी संविधान में लिखा गया इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए लिखा गया, जिसका हम जितने उद्देश्य दिए। तो हम देखें, हम भारत के लोग, तो अगर प्रस्तावना में 4 प्रमुख बातें हैं, चारों बातों को अगर समझा जाए, सबसे पहला क्या है, शक्ति का स्रोत। प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत क्या है, शक्ति का स्रोत। तो हमने जब प्रस्तावना पढ़ी उसमें आपने क्या देखा, शक्ति का स्रोत क्या है, आप सोचिए। के बाद बात की जाएगी कि राज्य का या सरकार का स्वरूप कैसा होगा, हमारे देश का या सरकार जो शासन प्रणाली उसका स्वरूप कैसा होगा। तो शासन या फिर सरकार का स्वरूप कैसा होगा। के बाद हमने कहा तीसरी बात है इसमें प्रमुख, वो है आदर्श इसमें क्या रहेंगे, क्या का उद्देश्य क्या होगा। और जो चौथी प्रमुख बात है, इसको अंगीकृत या हमने आत्मार्पित या स्वीकार कब किया, अंगीकृत कब कर, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाएगा। शक्ति का स्रोत से पहला इसका आंसर मिलेगा, शक्ति का स्रोत क्या रहा है, यहाँ लिखा गया है हम भारत के लोग। हमारे प्रस्तावना या हमारे संविधान के शक्ति का स्रोत क्या है, हम भारत के या भारत की जनता। हम भारत के, तो हमारे संविधान की रचना किसके द्वारा की गई है, हमारे द्वारा। भारत के जितने भी निवासी, हम भारत के लोग का तात्पर्य एक और है कि वयस्क, भारत के वयस्क नागरिक। तत्कालीन समय में 21 वर्ष मतदान की आयु थी, वयस्क नागरिकों का मापदंड था, अब 18 वर्ष हो गया। वर्तमान समय में 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक के द्वारा इस संविधान का निर्माण किया गया है। डायरेक्ट तो किया नहीं गया, हमने एक प्रतिनिधि चुना, वो प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में गया और उसने जो है निर्माण किया। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक आलोचना भी की जाती है, संविधान सभा जो थी वो हम भारत के लोगों द्वारा चुनी गई थी। हमने बताया आपको, जो संविधान सभा जो चुनी गई थी उसमें मात्र 10% वोटर ही वोट देके संविधान सभा को बनाए हुए थे या सदस्यों को भेजे हुए थे। मात्र 10% वोट ही क्या हम भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। कहीं ना कहीं ये पूर्वाग्रह पूर्व विचारधारा, तत्कालीन समय में व्यापक रूप से चुनाव करवाना, व्यापक रूप संविधान सभा का निर्माण करना, पूरे देश में चुनाव करवाया, वो संभव नहीं था। 10% लोग कहीं ना कहीं पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये कहना एक पूर्वाग्रह पूर्ण है कि हम भारत के लोगों ने ही इसे निर्माण किया है, ये ज्यादा सटीक है। आलोचनाएं क्या होती हैं कि बाल की खाल निकालने वाली बात होती है, तो कोई आलोचना करता है, कोई ना कोई जो है त्रुटियां निकालता रहता है। 18 वर्ष के ऊपर के जितने भी वयस्क नागरिक हैं के द्वारा हमारे भारत के संविधान का निर्माण किया गया है, या हमारे भारत के संविधान के शक्ति का स्रोत क्या है, यहाँ की जनता, यहाँ की संप्रभु जनता। आगे ही संप्रभुता जैसी बात की गई। क्या कहा गया फिर, हम भारत के लोग, शक्ति के स्रोत कौन है, हम भारत के लोग। तो अब क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान के शक्ति का स्रोत क्या है, भारत के संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है।
क्या कहेंगे, भारत की जनता से मिलती, हम भारत के लोगों से इसको शक्ति मिलती है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब अगले पार्ट को तो हमने चार बातों की चर्चा, चारों पार्ट में डिवाइड करा जाएगा। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की, अगली आपकी लाइनें हैं। दूसरा जो पॉइंट आपका है, दूसरा पॉइंट आपका है वो है शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग। दूसरा, शासन और सरकार का स्वरूप कैसा होगा, दूसरा हेडिंग है शासन या सरकार का स्वरूप। हमने पूरे विश्व की शासन व्यवस्थाएं देखी हैं, तो विश्व में कितनी प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, कौन सी बेहतर है कौन सी नहीं बेहतर है, ये तत्कालीन समय की परिस्थितियों को देख के भारत ने अपनाया गया। संसदीय लोकतंत्र अपनाया, संसदीय शासन प्रणाली अपने यहाँ आएगी। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, इस सब शब्दावलियों से आप पहले से परिचित हो चुके हैं। अगर नहीं परिचित हैं, आपने पिछली क्लास से नहीं देखिए, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी शासन या जो यहाँ पे बात की, अब देखिए समाजवादी, क्यों समाजवादी हमारे लिए जरूरी, कोई और व्यवस्था क्यों नहीं लाई गई, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, गणराज्य ही क्यों अपनाया गया, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही क्यों अपनाई गई। तत्कालीन समय में क्या एक ही शासन प्रणाली थी और शासन प्रणालियां नहीं थी? इन सब का जवाब आपको पिछली वीडियोस में मिल चुका है। अब कुछ लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखिए आप लोग। शासन या सरकार का स्वरूप में क्या कहते हैं, सरकार हमारे यहाँ कैसी होनी चाहिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए, अगर पढ़ाना हो तो प्रस्तावना कुछ लोग यूट्यूब 5 मिनट में 10 मिनट में समाप्त कर, वैसे हम भी पढ़ा के 5 मिनट 10 मिनट में समाप्त कर सकते। लास्ट में आपको जो है समरी जब बताएंगे ना, तो सारी प्रस्तावना की जो कंपाइल करेंगे तो आप देखेंगे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा पूरी। परंतु हमने शुरू से ही हमने हमारे पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं रहा सिर्फ आपको एग्जाम रटवा दिया जाए, एग्जाम क्वालिफाई, प्रस्तावना समझ में भी आनी चाहिए। और धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं सारी एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या समाप्त हो चुकी है, वही हर साल पूछना कि समाजवाद कब जोड़ा गया, इनको सही कालक्रम में व्यवस्थित, वही बातें बार बार करते करते अब सारे बोर्ड और सारे आयोग उब चुके हैं, बोर हो चुके हैं। भैया वही क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है, तो वो अलग भी जा सकते हैं। तो हमें जो है पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हम सही कर लें। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, शासन और सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या इसकी चर्चा हुई है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या इसको संप्रभुता भी कह दिया जाए? प्रभुता कह सकते ना इसको, संप्रभुता की चर्चा हुई है पूरा विस्तार से तो किए हुए। संप्रभुता क्या है, एक सरल शब्द में समझा जाए, किसी आंतरिक या बाह्य शक्ति के दबाव से मुक्त, हस्तक्षेप से मुक्त, किसी भी हमारे ऊपर किसी बाह्य सत्ता का हस्तक्षेप नहीं है। हम एक तरीके से एक राज्य के रूप में स्वतंत्र हैं, ठीक है, दबाव नहीं कि आपको ये संधि माननी है, ये कार्य करना ही है। तो संप्रभुता क्या कहती है, सरकार का स्वरूप कैसा है हमारे यहाँ, या हमारे जो प्रस्तावना में बताया गया हमारा आदर्श क्या है, सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए संपूर्ण प्रभुत्व, संप्रभु हो, किसी भी देश के गुलाम ना हो, किसी भी देश के अधीन ना हो। अगला जो शासन का स्वरूप बताया जा रहा है वो क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व के साथ समाजवादी। शासन का स्वरूप अगला क्या होना चाहिए, समाजवादी। इसके बाद समाजवादी भी हम समझते हैं, इसके बाद हम क्या करें, पंथ निरपेक्ष होना, पंथ निरपेक्ष। फिर हम क्या करें, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होना।
गणतंत्रात्मक गणराज्य होना चाहिए। ये जो है कहा जा रहा है, सरकार का स्वरूप कुछ ऐसा होना चाहिए। संपूर्ण प्रभु संपन्न संप्रभुता समझ ली हमने। क्या समाजवाद हम पढ़े हुए हैं? जब हम आपको विचारधाराएं पढ़ा रहे थे, उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, ये सब कुछ हम बताए हुए हैं। फांसीवाद, नारीवाद, पर्यावरणवाद, गांधीवाद, सारी विचारधाराओं की चर्चा आपसे हो रखी है पहले। इस समाजवाद को समझते हैं, हमारे यहाँ कैसा समाजवाद है? समाजवाद में दो तीन तरीके के होते हैं, तो मुख्य रूप से समझा जाए तो साम्यवादी समाजवाद और लोकतंत्रात्मक। मुख्य रूप से दो प्रकार के समाज होते हैं। एक गांधीवादी समाजवाद भी है। समाजवाद कई प्रकार, लेकिन मुख्य रूप से देखा है साम्यवादी समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद में इसको समझाता है। समाजवाद क्या है? क्या आपने समाजवाद पहले से पढ़ा है? समानता की बात करता है। एक क्लास में समाजवाद का जब हम वहां पे टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बताया था आपको समाजवाद का मूल क्या होता है? समानता। स्वतंत्रता किसका मूल बिंदु है? उदारवाद का। उदारवाद का मूल बिंदु स्वतंत्रता है, समाजवाद का मूल समानता है। तो हम अपने उद्देशिका के माध्यम से ही अपना हमारा उद्देश्य ही क्या है कि भारत में समाजवाद की स्थापना करना। सब लोग एक समान हो, सब में समानता हो। वो समानता कैसी होनी चाहिए? आर्थिक होनी चाहिए, सामाजिक होनी चाहिए। ऐसे समाजवादी राज्य की संकल्पना हमारे प्रस्तावना में की गई है। समाजवादी जो है राज्य हमारा होना चाहिए, हमारे सरकार का स्वरूप समाजवादी होना चाहिए। उत्पादन के साधनों पर उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। समाजवाद को अगर समझा जाए तो समाजवाद दो तरह का हमने बताया। समाजवाद क्या है? समानता की बात करता है, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक समानता, वही है समाजवाद। मुख्य रूप से समाजवाद क्या है? आर्थिक समानता। तो दो पार्ट में मैंने बताया, लोकतांत्रिक समाजवाद, और साम्यवादी समाजवाद। हमारे यहाँ कौन सा समाजवाद है ये आप बताइए। अभी पहले समझते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है और साम्यवादी समाजवाद क्या है, के बाद आप बताइएगा कि हमारे यहाँ कौन सा समाज। देखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद के जो पक्षधर हैं वो हैं नेहरू, एक थे लॉस्की थे। साम्यवादी समाजवाद के जो प्रमुख विचारक हैं वो कार्ल मार्क्स हैं। दोनों क्या कह रहे हैं? समाजवाद दोनों में जुड़ा हुआ, समाजवाद दोनों क्या कहेंगे? समानता होनी चाहिए। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? समाज दो वर्गों में विभाजित है। समाज को दो वर्गों में इन्होंने बांटकर देखा। एक कहा इन्होंने बुर्जुआ वर्ग, या तो इन्होंने कहा पूंजीपति, पूंजीपति, या फिर को उद्यमी भी इन्होंने कहा। दूसरा इन्होंने एक वर्ग देखा सर्वहारा, या इसी कहा इन्होंने कृषक वर्ग, या सर्वहारा में कृषक और मजदूर वर्ग को इन्होंने रखा। इन्होंने कहा कि जो शासन कर रहा है वर्तमान में, बुर्जुआ समाज शासन कर रहा है पूरे विश्व, और सर्वहारा को इन्होंने कहा ये शोषित हो रहा है कहीं ना के द्वारा, क्योंकि जनसंख्या तो ज्यादा है बुर्जुआ से, परंतु इनके पास जो है आय कम है, आर्थिक समानता इनके पास नहीं। ये ज्यादा पैसे वाले हैं, ये गरीब हैं, और ज्यादा पैसे वाले बुर्जुआ द्वारा ही शासन चलाया जा रहा है, यही नियम कानून बना रहे हैं, और ये अपने नियम कानून के माध्यम से सर्वहारा वर्ग, कृषक वर्ग का शोषण कर रहे हैं। समाज को इन्होंने दो वर्गों में बांटा। फिर इन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज में सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग दोनों समान होने चाहिए,
और इस समानता की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आंदोलन और क्रांति करनी पड़ेगी। क्रांति। वही लोकतांत्रिक साम्यवाद में क्या है? ये कह रहा है समानता होनी चाहिए। लोकतांत्रिक समाजवाद का समानता होनी चाहिए, बुर्जुआ और सर्वहारा दोनों में समानता हो, लेकिन ये समानता क्रांति के माध्यम से ना हो। ये क्रांति की बात नहीं करता है। बिना क्रांति के समानता, क्रांति के बिना अब बताइए, हमारा संविधान कहीं से कहता है कि क्रांति करके समानता लाई जाए? हमारा संविधान कहता है समाज में समानता सरकार लाएगी और वस्तुओं का एक उचित वितरण करेगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सभी उत्पादन के साधनों पर, यहाँ पर क्या है साम्यवादी समाजवाद में, उत्पादन के साधनों पर पूर्ण नियंत्रण सरकार का होगा। सरकार का नियंत्रण पर, उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर। लोकतांत्रिक समाजवाद कहता है पीपीपी मॉडल इसमें प्रचलित है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उत्पादन के साधनों पर सरकार प्लस निजी होते हैं या पूंजीपति होते हैं, उनका भी स्वामित्व हो। सिर्फ और सिर्फ सरकार का स्वामित्व ना हो, है ना। सरकार प्लस निजी भागीदारी। बस आप 2 पॉइंट से आप बताइए कि हमारे यहाँ कौन सा समाजवाद पाया जाता है। भारत का समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद की बात। अब हम आते हैं, तो हमने बताया कि हमारे सरकार का स्वरूप, शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। प्रस्तावना में क्या है कि शक्ति का स्रोत पहले हमने देखा, 4 प्रमुख बातें, शक्ति का स्रोत के बाद शासन सरकार का स्वरूप के बाद हमारे संविधान का आदर्श क्या होगा, का उद्देश्य क्या होगा, किस चीज की प्राप्ति के लिए हमारा संविधान का निर्माण किया जा रहा है। के बाद कब उसको आत्मार्पित या अंगीकृत कर रहे हैं। ये 4 पार्टों में हमने प्रस्तावना को डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट हमने देखा शक्ति का स्रोत हम जनता के पास, दूसरे पार्ट में हमने देखा सरकार का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, उसके ऊपर कोई संप्रभुता, उसको पूर्ण संप्रभु होना चाहिए, कोई सत्ता उसके ऊपर ना हो। समाजवादी होना चाहिए। कैसा समाजवाद होना चाहिए? हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की। उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि संपूर्ण नियंत्रण सरकार का, वहां निजी भागीदारी भी हो सकती है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद है। पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता को हमने क्लास में पढ़ा रखा है डिटेल में, यहाँ पे थोड़ा सा बस ऐसे समझ लेते हैं कि पंथ निरपेक्षता क्या है कि राज धर्म से तटस्थ है, मतलब राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। पश्चिमी में देखा जाए तो राज्य किसी धर्म में कोई हस्तक्षेप, धर्म से अलग है, लेकिन अपने यहाँ तटस्थ है, सभी धर्म के प्रति उसका समान व्यवहार है। पश्चिमी में क्या, किसी धर्म के प्रति कोई व्यवहार नहीं, किसी धर्म में कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है। अपने यहाँ सरकार देखिए धार्मिक यात्राएं करवाती है, धार्मिक आयोजन करवाती है। जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो उनको निकालने के लिए ब्लॉक किया जाता है, धर्म को सहायता दी जा रही है। यही अगर पश्चिमी देश होते वहाँ पे कोई धर्म को सहायता नहीं दी जा रही, यहाँ पे धार्मिक सहायता दी जा रही। तो हम कहीं ना कहीं पंथ निरपेक्ष है, लेकिन पश्चिमी पंथ निरपेक्षता अलग है। भारतीय पंथ निरपेक्षता पश्चिमी पंथ निरपेक्षता से अलग है। यहाँ राज्य धर्म से तटस्थ है, अर्थात सभी धर्म के प्रति वो समान व्यवहार करता है। ऐसा नहीं किसी एक धर्म के प्रति, जैसे हम कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा निकालेंगे लेकिन किसी को भी जो है अजान नहीं करें, या उनको अगर कोई अजान करना चाहता है या कोई नमाज पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने ही नहीं देंगे, मार के भगा देंगे। ऐसा नहीं है, सभी धर्म के प्रति समान व्यवहार, ऐसा हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता कहती है। पंथ निरपेक्षता बाकी जो है हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है क्लास में, उसको पंथ निरपेक्षता देखिएगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करता है।
गणराज्य क्या है? गणराज्य शब्द अगर समझा, गणराज्य क्या है? गणराज्य हमने पढ़ रखा है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली हमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? यहाँ का राष्ट्र प्रमुख जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, जो आम परिभाषा है वो यही है। देश का राष्ट्र प्रमुख जब जनता द्वारा निर्वाचित होता है उसको गणराज्य या गणतंत्र कहते हैं। राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है और एक निश्चित काल के लिए होता है। ये नहीं कि एक बार उसको चुन दिया गया तो अनिश्चित काल के लिए होगा, जनता एक बार चुन दी तो अनिश्चित काल तक वहां पर बैठा रहेगा, ऐसा नहीं है। साथ में इसकी एक परिभाषा और है कि जहां गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली होगी वहां पर देश का सर्वोच्च पद पर बैठने के लिए कोई भी व्यक्ति जो कि भारत का मतलब देश का नागरिक है, अगर भारत के संबंध में समझा जाए भारत का नागरिक है, या उसके लिए कुछ और व्यवस्थाएं की गई हैं, अर्हताएं हैं उसकी, ये इसके अंदर योग्यताएं होंगी तभी वो जाके इस पद पर बैठ, वो विकृत चित्त का ना हो, तरह से भारत के नागरिक हो, वर्ष की आयु पूर्ण कर, ये सब क्राइटेरिया फुलफिल कोई भी इंसान करता है वो देश के सर्वोच्च पद का चुनाव लड़ सकता है। एक दूसरी परिभाषा ये है, आम बोलचाल की भाषा में क्या है कि यहाँ का राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होगा। दूसरा, यहाँ का राष्ट्र प्रमुख, हमारे देश का राष्ट्र प्रमुख, जहां भी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली होगी वहां का राष्ट्र प्रमुख कोई भी व्यक्ति बन सकता है। बस राष्ट्र प्रमुख की योग्यता जो होती है कि मिनिमम वर्ष कितना होना चाहिए, उस देश का नागरिक होना चाहिए, विकृत का नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ योग्यताएं होती है, उस योग्यताओं को फॉलो करता कोई भी व्यक्ति इस पद पर आसीन हो सकता है। तो गणराज्य का मतलब समझा हमने। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र को भी हमने समझा है, जनता का जनता के द्वारा शासन। अब्राहम लिंकन उन्होंने बाय द पीपल फॉर द पीपल करके एक भाषा दी, परिभाषा के आधार पर जनता का जनता के द्वारा शासन जो होता है वही लोकतंत्र है। तो हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक गणराज्य पाया जाता है। शासन का सरकार का स्वरूप कैसा है? संपूर्ण प्रभु संपन्न सरकार होनी चाहिए, समाजवादी सरकार होनी चाहिए, निरपेक्ष सरकार होनी चाहिए, और लोकतंत्रात्मक गणराज्य हमारे यहाँ, ये प्रमुख कुछ शासन का स्वरूप। देखिए प्रस्तावना को फिर से एक बार ले चलते हैं आपको, हम क्या पढ़ रहे हैं तो हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला पार्ट हमने यहाँ तक पढ़ा, शक्ति का स्रोत। दूसरा पार्ट हमने जो पढ़ा है वो बनाने के लिए, यहाँ तक हमने पहला पार्ट, दूसरा पार्ट यहाँ तक। तीसरा पार्ट क्या है? अब नागरिकों को सरकार कैसी होनी चाहिए। हमने कहा कि संविधान बना किसके द्वारा? जनता के द्वारा। फिर हमने कहा सरकार यहाँ कैसी होनी चाहिए, सरकार का स्वरूप हमने बता दिया, शासन का स्वरूप बता दिया। अब हमने कहा सरकार तो है लेकिन ये सरकार नागरिकों के लिए प्रकार के कानून में, क्या मनमाना कानून बना सकती? नहीं। फिर ये आदर्श है कि अकॉर्डिंग संविधान बनाना है, इस आइडियोलॉजी को फॉलो करना है संविधान को, इस विचारधारा को अगर संविधान फॉलो नहीं करेगा तो कोई भी संशोधन होता जो इस विचारधारा से इतर है, अभी हम देखेंगे कि वो सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्ति है कुछ असंवैधानिक घोषित कर दे। तो हमें क्या समस्त नागरिकों को क्या क्या होना चाहिए? समस्त नागरिकों के पास न्याय होना चाहिए। हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं सबके पास न्याय हो, स्वतंत्रता हो, समता, समता मतलब समानता, समानता को ही समता कहा जाए। देखिए अब जब आप यहाँ पे इसमें देखेंगे इक्वलिटी लिखा गया है, समता मतलब ही समानता यहाँ पे। और न्याय होना चाहिए यहाँ के समस्त नागरिकों के पास, स्वतंत्रता होनी चाहिए यहाँ के नागरिकों के लिए, समता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं स्वतंत्रता, समता, ये सब चीजें हम अपने मौलिक अधिकार में देखते हैं, यहाँ पे दिखेंगे हमको ये सब। तो हमारे समस्त नागरिकों के, इस देश के समस्त नागरिकों को कैसा शासन व्यवस्था होनी चाहिए? उनके लिए न्याय होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए, उस उन सभी लोगों में बंधुता होनी चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, बंधुता होनी चाहिए। यहाँ तक हमने जो है दूसरा पार्ट देखा। अगर हम देखें हमारा जो दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट हमने देख लिया। चौथा पार्ट हमने डिवाइड कर रखा था, तो हम आत्मार्पित अंगीकृत कर रहे हैं, ये चौथा पार्ट। तो हमने पहला और दूसरा पार्ट देख लिया, अब हम तीसरा पार्ट देखने क्या है कि इसके समस्त नागरिकों को न्याय मिले। पॉइंट होगा, हम देखते हैं।
देखिए हमने यहाँ पे प्रस्तावना के प्रमुख भाग, प्रमुख शब्द और उनका अर्थ, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने जो है सबसे पहले शासन का स्वरूप को ही बता दिया है। शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। शक्ति का स्रोत कौन है, हम भारत के लोग। यह वाक्यांश दर्शाता है कि संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित और अंगीकृत किया गया है और अंतिम सत्ता एवं संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। तो कोई विदेशी सत्ता ने नहीं बनाया हमारे संविधान को, हमारे संविधान को भारत के लोगों ने बनाया है। सरकार अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करती है। इसके बाद हमने संप्रभुता की बात की, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अगला शब्द है हमारे संविधान में। क्या अर्थ है कि भारत एक पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र है जो किसी बाहरी शक्ति या देश के नियंत्रण में नहीं है। बाहरी शक्ति या कोई बाहरी देश इस पर नियंत्रण नहीं कर रहा है, या कोई देश का आंतरिक ही भाग इस पर नियंत्रण नहीं कर रहा है। वह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों पर अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है, बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के। इसके बाद हमने समाजवाद की बात की। हमने कहा अपने यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद पाया जाता है। यह शब्द भारतीय समाज में आय, स्थिति और अवसर की असमानताओं को कम करने का लक्ष्य रखता है। क्या कहा, आर्थिक समानता की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए आय, स्थिति और अवसर की समानताओं को कम करने का लक्ष्य रखता है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। चर्चा की ना हमारे यहाँ समाजवाद कैसा समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसका लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है कि भारत देश में जो गरीबी है, अज्ञानता या जो है तो साक्षरता दर कमी है, साक्षर लोग कम है, बीमारी और अवसर की असमानताओं को समाप्त करना। बीमारी, कोई बीमार है, मान लीजिए एक अमीर व्यक्ति को कैंसर हुआ है, गरीब व्यक्ति को कैंसर हुआ। अमीर व्यक्ति को इलाज कराने के लिए पैसा देकर इलाज करवा, गरीब व्यक्ति के पास इलाज करवाने का कोई साधन ही नहीं है। ऐसे में सरकार का ये दायित्व है कि वो समाजवादी, क्योंकि लोकतांत्रिक समाजवाद हमारे यहाँ है, तो सरकार का यह दायित्व है तो कैंसर हुआ, उसके पास पैसा नहीं हुआ तो उसका इलाज सरकार करवाए। ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। कोई पढ़ने में सक्षम नहीं है तो उसको छात्रवृत्ति दी जाए, उसके लिए सरकारी स्कूल जैसी व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाए। इसे 1976 के 42वें संविधान संशोधन, हमने बताया आपको। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दो शब्द ऐसे हैं, ये सारे शब्द अभी हम जो है लास्ट में ना जब समरी बताएंगे वहां पर बता देंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आंसर सीरीज कराई जाएगी तो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे कहाँ कहाँ से 42वां संविधान संशोधन, एक वन लाइनर लिखवा देंगे जहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना, कि हम समाजवाद और पंथ निरपेक्ष को कब जोड़ा गया, कौन सा बाद में कहा गया कि संविधान का अभिन्न अंग है प्रस्तावना, ये सब चीजें हम एक लास्ट में एकदम बता देंगे। अभी आप इसकी थियरी मतलब थोड़ा विस्तार से आप समझ लीजिए, ये जगह कंपाइल किया जाएगा। ये शब्द प्रस्तावना की नींव है जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय गणराज्य मूल सिद्धांत के आदर्शों को प्रकाशित करता है। तो कुछ प्रमुख शब्द हैं जो भारतीय गणराज्य उसके मूल सिद्धांत को परिभाषित कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा धर्मनिरपेक्षता की बात की, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको भी जोड़ा गया है। लोकतांत्रिक और गणराज्य सबकी हमने बातें की। देखा जाए भारत में राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है, बताया हमने आपको, और यह सभी धर्मों के प्रति तटस्थ है और समान सम्मान का भाव रखता है। हमारे यहाँ सभी धर्म के प्रति हमारा जो सरकार है, हमारी सरकार है, हमारा राज्य है, वो सभी धर्मों के प्रति तटस्थ है और सबके प्रति समान भाव रखता है। ऐसा नहीं किसी धर्म को प्रमोट करेगा। नागरिकों को अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने और उसका प्रसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इस शब्द को 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फिर हमने कहा आपसे कि क्या इससे पहले हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता या समाजवाद जैसी अवधारणा नहीं थी। तो संविधान सभा में बहस भी हुई जब ये कहा गया कि हाँ, पहली बात जब हम भारत के लोग इंट्रोड्यूस किया गया उस पर भी बहस हुई, तो B.R. अम्बेडकर ने समझाया लोगों को यहाँ की जनता के द्वारा ही इसे बनाया गया है। के बाद पंथ निरपेक्षता को जोड़ने की जब बात कही गई कि पंथ निरपेक्षता, B.R. अम्बेडकर ने कहा पंथ निरपेक्षता निहित है भारत के संविधान में, समाजवाद निहित है, इसको अलग से प्रस्तावना में लिखने की जरूरत नहीं है। परंतु जब इंदिरा गांधी का शासनकाल था, 42वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय लोगों को लगा नहीं प्रस्तावना में इसे लिख देना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि केशवानंद भारतीवाद में जब इसको अभिन्न अंग मान लिया गया, ऐसे शब्द का इसमें उल्लेख करना जरूरी हो गया। अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, यह भारत की विविधता में एकता को बढ़ावा देता है। अब लोकतांत्रिक
देखा जाए लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कही जा रही है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है जहां सरकार अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करती है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो उनकी ओर से शासन करते हैं। हम पार्लियामेंट में सांसदों को भेजते हैं, विधायिकाओं में, राज्य विधायिकाओं में, वहां पे हम भेजते हैं अपने द्वारा चुने गए विधायकों को। हम उन्हें भेजते हैं, हम कहते हैं जाके हमारे लिए आप नियम कानून बनाइए, वो जाके हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं। तो जनता ही शासन कर रही है अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, जो उनकी ओर से शासन करते हैं। इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, नियमित और निष्पक्ष चुनाव और कानून के शासन जैसे सिद्धांत शामिल हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो। यह लोगों को अपने भविष्य को आकार देने का अवसर देता है। जैसे देखिए, आपके घर में मान लीजिए कहीं शादी का सीजन चल रहा है, 8-10 कार्ड आ गए घर में, पिताजी कहें कि ठीक है, यहाँ पे अपने आपसे कहें कि आप चले जाइए यहाँ पे, देखाओ यहाँ पे न्योता ले जाओ, 500 लिखवा देना। तो न्योता वहां जाके आप अपने नाम से नहीं लिखवाएंगे, पिताजी के नाम से लिखवा देंगे। तो कहीं ना कहीं आप प्रतिनिधि बन के गए किसके, अपने पिताजी के। वैसे जो यहाँ पे पार्लियामेंट या फिर विधानसभाओं में जो गए हुए लोग हैं वो हमारे प्रतिनिधि हैं। जितने भी कार्य करेंगे वो हमारे नाम पर करेंगे। मान लीजिए कि आपका क्षेत्र आगरा का है, आगरा से कोई सांसद चुन गया, तो वो आगरा की जनता के अनुसार कार्य करेगा, जनता का प्रतिनिधित्व करेगा। वो जितने भी वाक्य बोलेगा पार्लियामेंट में, वो अपना पर्सनल वाक्य उसका नहीं रहेगा, वो आगरा की संपूर्ण जनता का वाक्य रहेगा। और वो जनता के प्रति वो जवाबदेह भी है। अगली बार चुनाव लड़ने जाएगा तो वो हार जाएगा अगर नहीं कार्य किया रहेगा। गणराज्य देख, भारत एक गणराज्य जिसका अर्थ है कि देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता, बल्कि एक निश्चित अवधि के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। सभी सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक संप्रभुता एक व्यक्ति या वंश के बजाय जनता में निहित है और सभी नागरिक को समान अवसर प्राप्त है। ये हमने सारे पॉइंट की चर्चा कर चुके हैं। अब हमें जो देखना है, उद्देश्य क्या है हमारे प्रस्ताव, हमारे प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। हमने कहा कि न्याय प्राप्त करना उद्देश्य है। कितने प्रकार के न्याय, न्याय कैसे होने चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्त करना उद्देश्य है, हमारे देश के जितने नागरिक सबको स्वतंत्रता रहे। लेकिन स्वतंत्रता क्या असीमित रहे, स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के कार्य करना, ये तो स्वतंत्रता हो गई। लेकिन क्या असीमित वो स्वतंत्रता होगी, या जो वो हस्तक्षेप है वो असीमित होना चाहिए। हम स्वतंत्र हैं, हम किसी को रास्ते चलते हुए 2 घंटा मार दिए, ये तो स्वतंत्रता नहीं हुई ना। असीमित स्वतंत्रता की बात नहीं कर, कुछ लिमिटेड है। स्वतंत्रता की बात करेगा, समानता, सब लोग समान हैं, कि जो एक दिन रात मेहनत करके 10 घंटे मेहनत किया, 10 घंटे मेहनत किया, उसको 5,000 रुपये दिया गया, और जो 2 घंटे मेहनत किया 5,000 रुपये दिया। कहा कि समानता हो गई, सबको भाई बराबर पैसे बांट दिए गए। ऐसी समानता नहीं होनी चाहिए। आर्थिक समानता भी इस तरह से ना हो कि लोगों को, लोग कार्य करने के लिए हतोत्साहित होने लगे, कार्य करना ही ना चाहे। सबको बराबर वेतन तो मिल रहा है, क्या जरूरत हमको 10 घंटे कार्य करने की, 2 ही घंटे कार्य करेंगे। तो ऐसी असीमित समानता भी नहीं होनी चाहिए। और अगला पॉइंट बंधुता, भाईचारा की भावना। हमने कहा हमारा उद्देश्य क्या है संविधान के, लोगों भाईचारा की भावना भी। ऐसा नहीं कि रोज लोग लड़ते रहें, हमारा संविधान ऐसा बन जाए डेली समाज में अराजकता फैली रहे, डेली जो है समाज में लड़ाइयाँ या झगड़े होते रहें। तो हमने देखा अगला पॉइंट जो है उद्देश्य क्या है हमारे संविधान का, वो है जो तीसरा पॉइंट हमारा मुख्य है, वो है न्याय। न्याय संविधान के 3 प्रकार के न्याय को सुनिश्चित करता है। न्याय कितने प्रकार के हैं, फिर से एक बार देख लिया जाए। सामाजिक, सामाजिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय हमारे यहाँ चाहिए। 3 प्रकार के न्याय की बात की। 3 प्रकार के न्याय सुनिश्चित कर। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय क्या कहता है, जात, धर्म, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना। हमारे सरकार का ये दायित्व होगा, या हमारे संविधान का ये लक्ष्य होना चाहिए, हमारे संविधान का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनके साथ कोई भी सामाजिक भेदभाव ना हो, ना लिंग के आधार पर हो, ना जात के आधार पर हो।
जाति धर्म, हम आर्टिकल 14 में इसको कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित होता है। जाति धर्म लिंग वंश या जन्म स्थान के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना, ऐसा न्याय हमारे संविधान का उद्देश्य होना चाहिए। और हमारे संविधान का उद्देश्य क्या, कैसा न्याय होना चाहिए? आर्थिक न्याय होना चाहिए। धन आय और संपत्ति की समान असमानताओं को कम करना, जिससे सभी को आजीविका के समान अवसर मिले। जो असमानताएं समाज में हैं को धीरे धीरे कम करना। कहीं ना कहीं इनकम टैक्स जो व्यवस्था अपनाई गई है इसीलिए अपनाई गई है। जो ज़्यादा इनकम टैक्स स्लैब बनाए जाते हैं, एक लिमिट से कम जिसकी आय है तो टैक्स पे करेगा, और टैक्स स्लैब वैसे बनाए गए हैं ज़्यादा जो है आय है वो ज़्यादा टैक्स पे। टैक्स मान लीजिए एक्स की आय 100 रुपये है, 10 रुपये टैक्स पे की आय 10 रुपये है, इसमें 0 रुपये टैक्स पे। हम देखते जा रहे हैं 20 रुपये वाले ने 1 रुपये टैक्स पे, रुपये वाले ने 2 रुपये टैक्स पे किया, ऐसे सब लोगों ने टैक्स पे। अब टैक्स जो कलेक्ट हुआ, टैक्स को हमारे सरकार क्या करेगी? सब में बराबर, ऐसा नहीं कि के पास 100 है आय, उसने 10 रुपये दिया तो उसको ज़्यादा प्रियोरिटी दी जाए। इससे 10 रुपये लेकर कुछ पैसे इसको दे देगी। पैसे मान लीजिए टोटल जो कलेक्शन हुआ वो कलेक्शन हुआ 40 रुपये। अब सब में जो है बराबर बराबर इसको कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि 10 रुपये वाले को 0 रुपये दिया जाएगा, इसको कोई सुविधा ही नहीं दी जाएगी। और ये 40 रुपये डिस्ट्रीब्यूट क्या सीधे पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे? ऐसा नहीं है। शिक्षा जैसी व्यवस्था कर दी जाएगी, इस 40 रुपये की शिक्षा में खर्च किया जाए, समाज के कल्याण में खर्च किया जाए, रोडें बनवा दी जाए। तो रोड ऐसा तो नहीं बस 100 रुपये वाले ने 10 रुपये टैक्स पे किया है तो ये कहेगा कि रोड पे आधा हिस्से पे हम चलेंगे, बाकी सब लोग आधे हिस्से पे चले। ऐसा तो है नहीं, रोड सबके लिए बनेगी, सबसे टैक्स लिया और सबके लिए सुविधाएं मुहैया करवा दी। चलिए आइए देखते हैं। आर्थिक न्याय की बात करता है, धन आय और संपत्ति की असमानताओं को कम करना, जिससे सभी को आजीविका के समान अवसर मिल सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी के पास ये अधिकार है कि वो सिम बांट सकते हैं या इंटरनेट जैसी सुविधाएं दे सकते। सबके पास ये अधिकार है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास वो कैपेबिलिटी है तो आप जाइए, सबके पास ये अवसर। एक व्यक्ति विशेष के पास किसी भी कार्य को करने का विशेष दायित्व नहीं है, बशर्ते वो सरकार द्वारा कुछ, जैसे अब डीआरडीओ के पास कहिए कि बम बनाने का अधिकार सरकारी संस्था है, या उसको मिसाइलें बनाने का, परमाणु हथियार बनाने का, तो कहीं हम भी परमाणु हथियार बनाएंगे। समानता नहीं, आर्थिक समानता की बात। राजनीतिक न्याय की बात करता है, सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान करना, जिससे मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और सार्वजनिक कार्यालयों तक कुछ शामिल हो। तो न्याय कितने प्रकार का, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है? शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए हमने देखा। हम देख रहे हैं इस समय उद्देश्य कैसा है? सामाजिक न्याय होना चाहिए। पहला उद्देश्य जो था न्याय, और न्याय के अंतर्गत भी हमने कहा सामाजिक न्याय हो। सामाजिक न्याय का मतलब हमने समझा कैसा सामाजिक न्याय होना चाहिए। आर्थिक न्याय हो हमारे देश में, आर्थिक न्याय क्या होता है वो समझा। राजनीतिक न्याय समझा। अब हम कह रहे हैं कि हमारे संविधान का जो दूसरा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए स्वतंत्रता। यहाँ के जितने भी नागरिक सब स्वतंत्र हो। कैसी स्वतंत्रता होनी चाहिए? विचार की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, विश्वास की स्वतंत्रता हो, धर्म की स्वतंत्रता हो, उपासना स्वतंत्रता। जब हम संविधान पढ़ रहे होंगे उस समय देखेंगे इसी के आधार पर ही सारे आर्टिकल बने हुए हैं। जितने भी आर्टिकल की चर्चा होगी इसी के आधार पर सारे आर्टिकल आप देखेंगे कहीं ना कहीं। आर्टिकल कहेंगे स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता रहेगी। आर्टिकल 19 से हम देखते हैं स्वतंत्रता की बात करता है, समानता की बात फिर होती है। कहीं ना कहीं जितने भी आर्टिकल देखेंगे आप, प्रस्तावना के अकॉर्डिंग ही सारे आर्टिकल आपके बनाए गए हैं, है ना। चाहे वो संघ की सरकार की बात की जाए, वो भी जो है कैसी सरकार होगी, ये भी आर्टिकल प्रस्तावना से ही प्रभावित है। प्रस्तावना पढ़ना पूरे संविधान को प्रतिबिंबित करती है। किसी ने जन्म कुंडली भी कहा, किसी ने आत्मा भी कहा, ये हम देखेंगे किसने आत्मा कहा है, किसने जन्म कुंडली कहा है, ये सब बातों की चर्चा होंगी आगे। स्वतंत्रता कैसे नहीं? विचार की स्वतंत्रता। सभी लोग वैचारिक रूप से स्वतंत्र हैं। अपने विचार को रखने और व्यक्त करने का अधिकार सभी नागरिकों के पास, सभी लोग अपने विचार को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। अब ऐसा नहीं कि विचार रखने में आप गाली गलौज करने, वो सीमित कर दिया गया है। स्वतंत्रता कैसी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचारों को मौखिक, मतलब विचार है तो हम प्रकट कैसे करें,
मौखिक कि नाट्य के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक होते हैं, या गांव में देखा जाए नौटंकियां होती थी, नौटंकी एक होता था, गानों के माध्यम से, अलग अलग तरीके से हम अपने अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं। तो विचारों को मौखिक विचार, विचार कैसे हम अभिव्यक्ति मौखिक रूप से, लिखित या किसी अन्य माध्यम से व्यक्त करने का अधिकार हमारे पास होना चाहिए। हमने कहा आपको विचार रखने का अधिकार है, लेकिन विचार कैसे रखेंगे हम नहीं बताएंगे। तो विचार कैसे रखे जाए, अभिव्यक्ति कैसे की जाए कि मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, अन्य प्रकार से भी हो सकती है। विश्वास की स्वतंत्रता, कि हमें अपने देश में कोई भी धर्म मानने का अधिकार, ऐसा नहीं कि सरकार कहे भैया यही धर्म मानो, फिर निरपेक्षता कहां से रहेगी। तथा ऐसी होनी चाहिए कि विश्वास किसी भी धार्मिक या गैर धार्मिक आस्था को मानने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी धर्म को मानने वाले नहीं हैं, आप ना ही हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, जैन, सिख, कोई भी धर्म आप नहीं मानते हैं तो आपको जो है देश से निकाल दिया जाए, ऐसा नहीं। आप स्वतंत्र हैं, आप धर्म मानिए या ना मानिए, ये हमारी प्रस्तावना सुनिश्चित करती है। इसके बाद धर्म, सबको अपनी पसंद का धर्म मानने की स्वतंत्रता, अपनी पसंद के धर्म को अपनाने, उसका अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार होना चाहिए। उपासना, धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा को की पद्धतियों का पालन करने का अधिकार सबके पास होना चाहिए। सभी लोग अपने हिसाब से अपने धर्म को माने। के बाद और जो प्रमुख उद्देश्य है, समानता, समाज में समानता हो। प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए दो प्रकार की समानता का आश्वासन देती है। हमारे प्रस्तावना में दो प्रकार की समानता की बात की, फिर से देखते हैं एक बार। अगर न्याय की बात करें, तीन प्रकार का न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन इससे भी आ सकता है कि हमारे प्रस्तावना में, हमारे संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई, या ऑप्शन दे दिया निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि हमारे प्रस्तावना की स्वतंत्रता में उल्लेख नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रकार की स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना द्वारा सुनिश्चित की जाती है। आपको शब्द याद होने चाहिए, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म, और फिर उपासना की स्वतंत्रता। ये आपको क्रम भी याद होना चाहिए, पहले न्याय की बात करता है, फिर स्वतंत्रता की बात करता है, फिर न्याय भी पहले सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक, फिर स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब कह दिया कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की बात की। हमने कह दिया कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और लोकतांत्रिक न्याय। स्टेटमेंट सही होगा गलत होगा? कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक न्याय की बात की गई, तांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई। हालांकि जो हमारे यहाँ राजनीति का स्वरूप है वो लोकतांत्रिक ही है, परंतु वो सब गलत हो जाएगा। समानता की बात की जाए, हमारा अगला उद्देश्य क्या है? दो उद्देश्य हमने देखा हमारे संविधान का। प्रस्तावना फिर से देखिए, कनेक्ट करिए, प्रस्तावना होती क्या है? एक भूमिका होती है। कोई भी सभा आयोजित करने से पहले हम सब एकत्रित हुए, हमने ये चर्चा की कि इस सभा के द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे वो नियम कैसे होने चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से नियम होने चाहिए, उसी की चर्चा हो रही है। इन्हीं नियमों के आधार पर हम 395 जब आर्टिकल पढ़ना शुरू करेंगे, इन नियमों के आधार पर पढ़ेंगे। इसी के आधार पर सारे नियम कानून आपके बने हुए दिखाई देंगे। इसलिए हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, बीच बीच में आपको हम रिमाइंड करवाएं कि प्रस्तावना क्या है और तो पढ़ा जा रहा है। तो समानता की बात की जाए तो कितने प्रकार की समानता? प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए दो प्रकार की समानता का आश्वासन देती, प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता। कितने प्रकार की समानता हमारे यहाँ? प्रतिष्ठा की समानता और अवसर। सभी नागरिकों को समान सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति हो। ऐसा नहीं है कोई अमीर है तो उसके साथ जो है सरकार, देखिए सरकार की बात यहाँ पे की जाए जब भी की जाएगी, तो ऐसा नहीं कि आपके घर में कोई गरीब आया और कोई अमीर आया तो आप इसके लिए स्वतंत्र है ना कि आप जो है किसके साथ कैसा व्यवहार, आपका व्यक्तिगत है। सामाजिक रूप से आप गलत नहीं कर सकते, सामाजिक रूप से आप किसी को। तो सभी नागरिकों को समान सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, ये हमारे संविधान का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि संविधान में कोई ऐसे नियम कानून बना दिए जाए जो अमीरों के साथ अलग व्यवहार करे, गरीबों के साथ अलग व्यवहार, सबके साथ प्रतिष्ठा की समानता होनी चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए, सभी नागरिकों के साथ अवसर की समानता हो।
कहीं ना कहीं ये जब आरक्षण जैसी बात आएगी तो अवसर की समानता से क्लैश करती है। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे होंगे तो वहां समझेंगे इस चीज, क्या वो क्लैश कर रही कि नहीं कर रही। ये कह रहा है अवसर की समानता। समानता कब होगी? मान लीजिए कोई गरीब है, या कोई मान लीजिए कि विकलांग है, या एक पैर उसके पास नहीं है, और कोई किसी के पास दो पैर है। अब रेस होती है, दोनों को साथ दौड़ा दिया जाए 100 मीटर की रेस में, और कहा जाए कि जो पहले पहुंचेगा वो विजेता घोषित होगा। यहाँ समानता हुई अवसर की? आप बताइए, अवसर की समानता आपको दिख रही है? उनको समान अपॉर्चुनिटी मिली? सारे नियम तो समान थे, लेकिन परिस्थिति के अकॉर्डिंग समानता बदल जाती है। अवसर की समानता, इसको हम मौलिक अधिकार जब पढ़ने होंगे तब देखेंगे। तो हमारे प्रस्तावना में क्या कहा गया? हमारे संविधान के नियम कानून ऐसे होने चाहिए जो सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रोवाइड करवाएं। देखिए यहीं पे प्रस्तावना अगर देखें आप, तो यहाँ पे लिखा गया है कि समस्त नागरिकों को, तो ये जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता बढ़ाने की बात की है, ये सभी नागरिकों की, समस्त नागरिकों, किसी एक पर्टिकुलर तबके के लिए बात नहीं की है, सबके लिए बात की गई है, समस्त नागरिकों के लिए बात की जा रही है। अवसर की समानता, सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के विकास और प्रगति के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। विशेष रूप से सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर हो। भातृत्व की भावना है, भाईचारे की भावना, बंधुता की भावना। भातृत्व की भावना भारत की एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे की भावना होना जरूरी है। एक परिवार को अगर समझा जाए, तो अगर दो भाई हैं उनके अंदर भाईचारे की भावना नहीं है, तो वो विखंडित हो जाएंगे, एकता नहीं रहेगी उसमें, अलग अलग हो जाएंगे, बंटवारा हो जाएगा। देश की कहीं ना कहीं एकता के लिए खतरा, या परिवार की एकता के लिए, अगर भाईचारा नहीं रहा दोनों भाइयों में, परिवार की एकता के लिए खतरा हो जाएगा, तो विखंडित हो जाएगा परिवार, तो भारत भी दो तीन पार्टों में टूट जाएगा, एकता नहीं रहेगी, सामाजिक क्रांतियां होने लगेंगी। तो हमारे संविधान द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए, लोगों में भाईचारा की भावना हो, इससे क्या सुनिश्चित हो सके? देश की, या हमारे देश की एकता और अखंडता। एकता कैसे सुनिश्चित होगी? सब में भाईचारे की भावना, सब यूनाइट रहेंगे। और अखंडता मतलब टूटेगा नहीं, अगर भाईचारा की भावना रहेगी, लोग अलग अलग नहीं होंगे, तो भातृत्व की भावना के कारण ही एकता और अखंडता रहेगी। तो भातृत्व की भावना भारत की एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति की गरिमा, प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान और आत्म मूल्य को बनाए रखना। हमारा संविधान सभी व्यक्ति गरिमा कैसे सुनिश्चित करेंगे? सबके अंदर एकता हो। ऐसा नहीं कि किसी साथ भेदभाव करने लगेगा संविधान, क्या वो गरिमा लोगों में रहेगी? लोग विखंडित होने लगेंगे। व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान और आत्म मूल्य को बनाए रखना, ये संविधान का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता, देश को आंतरिक और बाहरी रूप से मजबूत और अविभाज्य बनाए रखना, सभी नागरिकों के बीच सद्भाव और एकजुटता को बढ़ावा देना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए संविधान का। ये सारे उद्देश्य जो किसके हैं? संविधान के। ऐसे उद्देश्य, संविधान का ये आदर्श, संविधान की विचारधाराएं ऐसी होनी चाहिए, इसी के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। ठीक है, ये हमने देखा अभी तक। पहला पॉइंट आपका था, यहाँ तक दूसरा पॉइंट था आपका। दूसरा पॉइंट हमने देखा है, पहले पॉइंट में शक्ति का स्रोत, दूसरे पॉइंट में देखा शासन का स्वरूप, सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तीसरे पॉइंट में हमने क्या देखा है? तीसरे पॉइंट में देखा कि हमारे यहाँ जो भी नियम कानून है, हमारे संविधान का आदर्श या उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो हमने देखा। अब यहाँ पे जो है हम अंगीकृत और अधिनियमित कर रहे हैं प्रस्तावना को। क्या किया है? तो आप क्रम वाइज याद करिएगा प्रस्तावना। कभी कहीं आप इंटरव्यू में गए, आपसे प्रस्तावना पूछ ली, प्रस्तावना नहीं याद है, इससे बड़ा ब्लंडर, इससे बड़ा जो है गलती आपकी नहीं हो सकती। प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए। हमारा संविधान पढ़ रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो संविधान की प्रस्तावना आवश्यक है। फिर से, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ऐसे करके थोड़ा खंडित करके आप पढ़िएगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विश्वास, विचार, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हो, प्रतिष्ठा और अवसर की समता हो या समानता हो, इन सबको प्राप्त करने के लिए, न्याय, स्वतंत्रता और समानता को प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में, समस्त नागरिकों में, सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। जो हमारे यहाँ देश के नागरिक है, इन सब में एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे, ऐसी बंधुता, ऐसा भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, हमारा संविधान सभा क्या करें? हम दृढ़ संकल्प होकर
इस लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं, जो संविधान बनाएंगे इस लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए ही होना चाहिए। दृढ़ संकल्प होकर, जो अब हम देख रहे हैं अपने जो है चौथा बिंदु, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1950 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछता है कि हिंदी कैलेंडर के हिसाब से पूछा, मिति मार्ग से किस पक्ष में था? शुक्ल पक्ष, शुक्ल सप्तमी चल रही थी, संवत 2006। यहाँ क्या है? कैलेंडर के हिसाब 2006, संवत 2006 कौन सा है? विक्रमी संवत है। जब इतिहास सर आपको पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ संवत आपको पढ़ाएंगे, विक्रमी, ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या होता है, ये सब पढ़ाएंगे वहाँ पे। 2006 विक्रमी को हमने इसको स्वीकार किया है। तो अगर संविधान की बात की जाए कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, यहाँ प्रस्तावना से स्पष्ट होता है कि अंगीकृत आत्मार्पित कब किए, या बनकर तैयार कब हुआ? यहाँ देखिए सारे शब्द यहाँ पर लिखे होंगे कहीं ना कहीं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये सब हमने कब किया है? 26 नवंबर 1950 को। वहीं जब संविधान के लागू होने की बात आएगी, प्रभाव में आने की बात आएगी, तो वो 26 जनवरी 1950 को बात होगी। 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 सबको याद होगा, संविधान हमारा लागू का। परंतु संविधान को अपनाया, मतलब लागू ने अंगीकृत कब किया गया था? ये जो 26 नवंबर कहाँ से जस्टिफाई होता है? ये हमारी प्रस्तावना से जस्टिफाई होता है। ये हमने पूरी प्रस्तावना में जितने शब्द लिखे गए हैं इनको हमने डिकोड किया। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जो अगली क्लास का हमारा टॉपिक है ये रहेगा कि कौन कौन से वाद इससे आए, कौन कौन से विचारकों का क्या मानना है हमारे संविधान के बारे में या हमारी प्रस्तावना के बारे में, लोग क्या 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 सोचते हैं, या फिर जो है इससे संबंधित जो प्रमुख जो है आलोचनाएं रही हैं, आलोचना क्या क्या रही है, जो संशोधन हमने 42वां संविधान संशोधन की हमने चर्चा की, उससे क्या रहा है उसकी चर्चा होगी अगली क्लास से पहले। हम उम्मीद करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट, आप प्रस्तावना को जितने भी शब्द बताए हैं सबका मतलब आपको पता होना चाहिए। इस प्रस्तावना में जो भी कुछ लिखा गया है, प्रस्तावना में जो भी कुछ लिखा गया है वो आपको अक्षर से याद होना चाहिए, और जितने भी शब्द प्रयोग किए गए हैं सभी शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। क्या मतलब है समाजवाद का, क्या मतलब है पंथनिरपेक्ष का, क्या मतलब है लोकतंत्रात्मक गणराज्य का, इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए। न्याय, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, या न्याय क्या है ये पता होना चाहिए आपको। सारी क्लासें ये जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता की बात, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सब क्लासें पहले ली जा चुकी हैं। आप कहीं ना कहीं पिछली क्लासों को जाके देखिए, अच्छे से समझिए। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे आके कथा बाँच के चले जाते हैं, और आप लोग अगर नहीं समझ में आता कमेंट में बताते भी रहिए, बात समझ में नहीं आई, अगली क्लास में बाद में उसको कभी भी वो अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा। और ये भी ध्यान दीजिए, आने वाले समय में हम जितने भी वाद हैं, अभी तो जो वाद हम पढ़ाएंगे आपको, आप देख के आइएगा, एक बेरूबारी वाद आएगा, केशवरन भारती वाद आएगा, मिनर्वा मिल्स वाद आएगा, और एस आर बोम्मई वाद आएगा। ये 4 वाद प्रमुख रहेंगे प्रस्तावना संबंध। चारों वादों का जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पे करवाया जाएगा। बाद में आपको जो है जितने भी वाद हैं ये एक जगह पूरे संविधान संबंधित जितने भी वाद हैं सबको कोई किसी भी दिन एक क्लास ली जाएगी, क्लास में सारे वाद की डिटेल आपको दे दी जाएगी। चलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, एक एक क्लास को, पिछली क्लासें भी क्लासें देखे बिना अगर यहाँ आएंगे तो होता कुछ पॉइंट आपको समझ ना आए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर आपको अगली क्लास में, एक क्लास और प्रस्तावना के ऊपर। अगर देखिए आप लोगों को कमेंट मतलब कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में पूछ, साथ में आप डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम के चैनल। हम इंस्टाग्राम का लिंक, अपने चैनल का डिटेल हम आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। द ज्ञानगंज पाथ करके हमारा जो है इंस्टाग्राम हैंडल।
वहाँ से भी आप हमसे क्वेश्चन वहाँ से भी जुड़ आगे आने वाली क्लासों में इस पे प्रस्तावना पे एक क्लास और होगी, सारे केस आदि के बारे में बताएंगे। बाद जो अगली क्लास होगी प्रस्तावना पे फिर से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको। क्वेश्चन आंसर में फिर आपकी अनुसूचियों पे क्लासें होंगी। अनुसूचियाँ हैं हमारे यहाँ पे 10 अनुसूची की बात की गई, 12 अनुसूचियों की बात की गई। मूल संविधान के नियम 2 क्लासें अनुसूचियों पे रहेंगी। अनुसूचियों के बाद ही अनुसूचियों का आंसर रहेगा, फिर आपका मूल संविधान आर्टिकल 1 से स्टार्ट किया जाएगा। आप लोग कहेंगे अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक जानना होगा तो आप कमेंट करिएगा, उस टॉपिक को भी मूल संविधान स्टार्ट होने से पहले ही आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।